नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में देखिए, यूपी पीएससी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, कांग्रेस ने महायुति की सरकार पर लगाया घृणा फैलाने का आरोप और अंत में देखिए हमारी खास रिपोर्ट उपचुनाव पर। क्या है पूरा मामला और समझेंगे पूरी बातों को, लेकिन इससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद राम जन्मभूमि की परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हथियारबंद सुरक्षाकर्मी और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तैनाती की गई है। इससे पहले भी पन्नू ने ट्रेन और फ्लाइटों को धमकी दी है। केरल सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत को निलंबित कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों पर अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाया गया है। गोपाल कृष्णन पर धर्म के आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आरोप है, जबकि एन प्रशांत पर वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना करने का आरोप है। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रयागराज में पुलिस ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया है और दावा किया कि पहले भी नौकरी की मांग कर रहे युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है और यह लगातार हुई है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों की बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब भाजपा इस तरह से युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी नौकरी की मांग करने, भर्ती घोटाले और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। आयोग के ऊपर छात्रों का विश्वास बढ़ा है। इन समस्याओं को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय गारंटी के तहत ठोस पहल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके तहत हमने 5 वादे किए थे, जिनमें 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल अस्थायी नियुक्ति की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति और जॉब कैलेंडर के जरिए समय पर भर्ती प्रक्रिया शामिल है। अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रयागराज में आयोग के मुख्यालय का घेराव किया और धरना दिया, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। यूपी पीएससी कार्यालय के अंदर और आसपास तैनात पुलिसकर्मियों ने छात्रों को गेट नंबर 2 तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़ी भीड़ ने आयोग के खिलाफ नारे लगाते हुए धक्का मुक्की की। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्हें खदेड़ा भी, लेकिन आंदोलनकारी छात्र जल्द ही फिर से इकट्ठा हो गए और आगे बढ़ने से रोकने के लिए सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए। सोमवार देर शाम तक वहां जुटे अभ्यर्थी अपनी एकजुटता दिखाने के लिए अपनी मोबाइल फोन की टॉर्च जलाते रहे और तख्तियां थामे रहे, जिन पर लिखा था, हम बटेंगे नहीं, हम अलग नहीं होंगे, हम न्याय मिलने तक एकजुट रहेंगे और एक दिन एक परीक्षा की मांग की है। यह छात्रों की प्रमुख मांग है, जिसको लेकर आंदोलन हो रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, वो अभी दूसरे राज्यों में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों यानी मायावती और अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। बीएसपी चीफ मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं के तहत अभाव है कि वो पीसीएस जैसी परीक्षा को 2 दिन में कराएगी। पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी है। सरकार इस ओर ध्यान दे। मायावती का कहना है कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न हालात की खबर व्यापक तौर पर चर्चा में रहना स्वाभाविक है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग जनता की रोजी रोटी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, जिससे भाजपाई सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं। अखिलेश यादव ने इस लिखित बयान में दावा किया है कि सालों साल वैकेंसी या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। भाजपा ने छात्रों की पढ़ाई की मेज से उठाकर सड़कों पर लाकर रख दिया है, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। ये छात्र पीसीएस 2024 की प्री और आरओ और एआरओ प्री परीक्षा को 2 दिन में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसके खिलाफ सोमवार सुबह करीब 11 बजे से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने सोमवार को महाराष्ट्र में भाजपा की महायुति सरकार पर अपने चुनाव अभियान में जानबूझकर घृणा और जहर भरने और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अभियान से भाजपा की बीमार मानसिकता का पता चलता है।
जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के अभियान में केवल एक ही एजेंडा है, वह केवल और केवल धर्म के आधार पर समाज को ध्रुवीकृत करना और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना है। इस तरह की भयानक अभियान उनकी बीमार मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस नेता ने कहा, यह अभियान नफरत से भरा हुआ है और जानबूझकर जहर घोला जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के लोग 20 नवंबर को इस तरह के अभियान को निर्णायक रूप से खारिज कर देंगे। रमेश ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र के लोगों की रोजमर्रा की चिंता के बुनियादी मुद्दों पर अभियान चला रही है, जैसे कि किसान और महिलाओं की गंभीर संकट, आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि और श्रमिकों के बीच असुरक्षा। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के 17 जगहों पर छापेमारी की है और यह मामला है बांग्लादेशी घुसपैठ, देह व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग का। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम कई लोगों और संगठनों की सीमा पर स्पष्ट जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही है। झारखंड विधानसभा का चुनाव कल यानी बुधवार को पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग की जानी है। वहीं पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। घुसपैठ का मामला अचानक झारखंड में इतना हावी इसलिए हो गया क्योंकि केंद्र की सरकार वहां पर अपनी सत्ता बनानी चाहती है। झारखंड में भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए वह विभिन्न हथकंडे अपना रही है। महाराष्ट्र में भी मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स से जुड़े केस की भरमार है, लेकिन इस पर कोई भी रेड नहीं पड़ती है। हालांकि रेड पड़ना एक अच्छी बात है। झारखंड में विपक्ष की सरकार है और पता भी चले कि रेड में क्या सामने आता है। भाजपा वहां की सियासत में हलचल पैदा करना चाहती है ताकि वहां के लोग उसको चुने और उससे आकर्षित हो। लेकिन चुनाव बताएगा जनता ने किन मुद्दों पर अपना वोट किया है। पिछले 28 दिनों में केंद्रीय एजेंसी की अब तक की 6ठी कार्रवाई हुई है। 25 अक्टूबर को आयकर विभाग ने रांची, गिरिडीह और जमशेदपुर में लोहा कारोबारियों के ऊपर रेड किया था। 25 अक्टूबर को ही ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले के आरोपी दहू यादव के छोटे भाई सुनील के घर पर छापेमारी की थी। 29 अक्टूबर को उत्पादन नीति घोटाले में विनय चौबे और अन्य लोगों के घर 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 5 नवंबर को ईडी ने अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा और उनके कारोबारियों के ऊपर छापेमारी की थी। 9 नवंबर को हेमंत सोरेन की सरकार में सलाहकार रहे सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों पर ठिकाना मारा गया था। वहीं 12 नवंबर को ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और महिलाओं की तस्करी मामले में रांची सहित बंगाल के 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव होंगे। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया था। वहीं वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े थे और वो जीते भी थे। अब वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस का राज्य में यूडीएफ गठबंधन है। भाजपा की ओर से नव्या हरिदास और लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ से सत्यम मुकरी चुनाव मैदान में है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद बने हैं। 2 का निधन हुआ है और 1 के दल बदल से उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 4 सीट को एससी के लिए और 6 सीट को एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। इन 31 में से 18 सीटों पर विपक्ष चुनाव जीती थी। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 9 सीटें थी। वहीं एनडीए ने 11 सीटें जीती थी। इनमें से 7 विधायक भाजपा के थे और 2 विधायक अन्य दलों के थे। राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव की 11 महीने के भीतर ही 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 25 में से 18 सीटें जीती थी, लेकिन यह नतीजे संतोषजनक नहीं थे क्योंकि 2019 में भाजपा ने 24 और 2014 में सभी 25 सीटें जीती थी। वहीं पिछले 5 सालों के उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ रहा है। करीब 89% उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। हालांकि हरियाणा में जीत के बाद भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ा है और इससे उसमें उत्साह अधिक है। बिहार में एनडीए की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार को भरोसा है कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी लोग उनके काम के आधार पर जरूर वोट देंगे। हालांकि यह पता लगाना मुश्किल है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को 30 सीटों पर मिली जीत के पीछे की वजह नरेंद्र मोदी थे या नीतीश कुमार के काम का असर था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनके समर्थक 17 महीने सरकार में रहने के दौरान दी गई नौकरियों का प्रचार कर रहे हैं।
हालांकि लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होता दिखा था। अगर इसमें कमी आई तो तेजस्वी की साख पर कमजोरी का सवाल उठेगा और साथ ही उसके नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा। यह उपचुनाव इलेक्शन मैनेजमेंट के रास्ते राजनीति में सक्रिय हुए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए भी काफी अहम है। प्रशांत किशोर ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वह मुकाबले में तो दिखते हैं, लेकिन प्रदेश की जातीय गणित के वोटरों में उनका कितना साथ मिलता है यह 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा है। वह पहली बार चुनाव लड़ रही है। अगर वह चुनाव जीतती है तो यह पहली बार होगा कि गांधी परिवार के सभी सदस्य यानी सोनिया, राहुल और प्रियंका संसद के सदस्य होंगे। सोनिया गांधी की राज्यसभा जाने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और जीत के बाद रायबरेली सीट को चुना। भाजपा ने प्रियंका गांधी के सामने नव्या हरिदास को टिकट दिया है। वह भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव है। साथ ही कोझिकोड नगर निगम में 2 बार की पार्षद और भाजपा पार्षद दल की नेता भी है। वह 2021 विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिणी सीट से चुनाव भी लड़ चुकी है, लेकिन वह चुनाव हार गई थी। नमस्कार, देखते रहिए सार इंडिया। मिलते हैं अगले दिन अगली खबर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और बताइएगा कि आप किन चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचाइएगा। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन।